रवि जी हैं क्या? एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कवि या फिर समाज सेवक? जहाँ तक आपने इस बात को कहा हिमांशु कि मैं क्या हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस यादव समाज का एक बहुत 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 छोटा सा हिस्सा हूँ जिसे समाज से बहुत प्यार मिला। मैं धीरे धीरे अभिनय, फिल्म प्रोडक्शन और कविता के क्षेत्र में अपनी छोटी सी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोगों से जब मैं मिलता हूँ और आपके बारे में बात होती है तो कई लोगों ने आपकी तारीफ में एक बात कही कि रवि एक इंसान तो अच्छा है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसा मैंने पहले जवाब में कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ जी। आप जिंदगी की, मैं 19 साल की उम्र में घर से बाहर निकल आया था। तो मेरा सवाल ये है कि जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? दीवानगी से हुई, पागलपन से हुई। वो ये था कि पर्दे पर आना है, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि कैसे आप फिल्म लाइन में जाते हैं, लेकिन दिमाग में था कि कुछ एक्टिंग लाइन में करना हो, तो एक्टर ही बनना है। मेरे आदरणीय जो पिताजी थे वो हम सबको गाजियाबाद लेकर आ गए और गाजियाबाद में कुछ मित्र मिले, उन्होंने कहा कि भाई मंडी हाउस एक जगह है। आप अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं, खुद को या फिर सामने वाले को? बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे मन ही मन ये रहा कि ये आदमी इतना अच्छा बोलता क्यों है, ये आदमी इतना अच्छा लिखता क्यों है, ये आदमी इतना अच्छा एक्टर क्यों है। बट उनके प्रति सम्मान मेरे मन में रहा और मैंने हमेशा ईश्वर से कहा कि ईश्वर मुझे वो कुव्वत दे, मुझे वो शक्ति दे कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो अच्छी चीजें हैं मैं उनको कैसे सीखूं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों से मुझे ऊर्जा मिली, प्रेरणा मिली। अच्छा, आपने कई सारी कविताएं लिखी हैं, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 2-4 लाइनें ऐसी सुनाएं जिससे कि सब जोश में भर जाए एकदम। अब देखिए, एक तो कवि को 2-4 लाइन के लिए बोलना उसके साथ गलत बात है ना, उसको बोला जाना चाहिए कि भाई साहब आप 3-4 घंटे सुनाइए। ये ख्वाहिशों के सिलसिले, इन सिलसिलों के काफिले, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं, जिंदगी की गोद में मौत के आने तलक बस वक्त काटने का है जरिया भर। वो मौत महबूबा मुझे जिस दिन बुलाएगी, मैं सब कुछ छोड़कर चल दूंगा यूं, जो मंच से उतरे अभिनेता कोई और अपनी पोशाक, अपना मेकअप उतार कर रख दे। मगर हूं मंच पर मैं जब तलक अपने हर किरदार को यूं बखूबी निभाऊंगा, अपने हर एहसास की जुल्फ को यूं सहलाऊंगा, जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। आप चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन यादव जहां जाते हैं लोहा मनवा के आते हैं। पौराणिक काल से लेकर वर्तमान काल तक, सियासी तौर पर या फिर सांस्कृतिक तौर पर यादव जहां मौजूद रहे हैं वहां पर यादवों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें हर फन मौला कह सकते हैं, जिन्हें आप डायरेक्टर कह सकते हैं, जिन्हें आप एक्टर कह सकते हैं, जिन्हें आप कवि कह सकते हैं और जिन्हें आप एक राइटर कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवि यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यादव समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, फिल्मों में उन्होंने काम किया तो क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनके, और आने वाले वक्त में उनके क्या क्या प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा यही है, रवि जी हैं क्या? एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कवि या फिर समाज सेवक? सबसे पहले तो मैं यादव विजन के जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस बात पे अपनी खुशनसीबी जाहिर करता हूं कि आज हिमांशु जैसे बेहतरीन एंकर के साथ ये शो करने का मुझे मौका मिल रहा है कि वो साक्षात्कार कर रहे हैं मेरा। मैं बहुत एडमायर करता हूं उनको। जहाँ तक आपने इस बात को कहा हिमांशु कि मैं क्या हूँ, तो इसकी तो मैं खोज में हूँ कि मैं हूँ क्या, क्योंकि इंसान जीवन भर ही खोजता रहता है कि वो क्या है। लेकिन आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं जब यादव विजन चैनल पर बैठा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस यादव समाज का एक बहुत 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 छोटा सा हिस्सा हूँ जिसे समाज से बहुत प्यार मिला, फिर उसने तैयार करके मुझे बाहर भेजा। बाहर की दुनिया में भी हर समाज, हर जगह के लोगों से बहुत प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन मिला और उन्हीं सब चीज़ों के जरिए मैं धीरे धीरे अभिनय, फिल्म प्रोडक्शन और कविता के क्षेत्र में अपनी छोटी सी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक राहगीर हूँ जो अपने सफर पर है। कई लोगों से जब मैं मिलता हूं और आपके बारे में बात होती है तो कई लोगों ने आपकी तारीफ में एक बात कही कि रवि एक इंसान तो अच्छा है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूशन में
कौन कौन से ग्रूमिंग कोर्सेज चलते हैं जो हमारे लिए सामाजिक तौर पर काम पे आ सकते हैं? देखिए, किसी ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा कह दिया होगा। इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ी चीज होती है, जैसा मैंने पहले जवाब में कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ जी, मैं सीखने की कोशिश में हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि जब आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, आप जिंदगी की, मैं 19 साल की उम्र में घर से बाहर निकल आया था और तब से थिएटर करता था मंडी हाउस दिल्ली में, और जो भी मेरा सफर रहा, तो जिंदगी आपको वो सब सिखाती है जो आपको कई बार किताबें नहीं सिखाती। बिल्कुल। और मैं कभी भी उसको लोगों से साझा करने में, उन लोगों के साथ शेयर करने में मैंने कभी कोताही नहीं बरती। तो ये हो सकता है कि मेरे किसी अनुभव से मेरे किसी भाई को कुछ मार्गदर्शन मिला हो या फायदा हुआ हो, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं, हम सब एक रास्ते के बस हम सफर हैं, बहुत सारे लोग, उसमें से किसी का तजुर्बा मेरे काम आ जाता है और मेरा तजुर्बा कई बार किसी के काम आ जाता है। बस इतनी सी कहानी है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू से पहले भी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो ये चीज मुझे सीखने को मिली कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाए, और रवि जी से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता इस मामले में। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्नी की शुरुआत हिमांशु जी, कह लीजिए एक दीवानगी से हुई, पागलपन से हुई। वो ये था कि पर्दे पर आना है, और मेरा गांव है यहीं गाजियाबाद जिले में, पहले होता था, अभी हापुड़ जिले में है, रजहेड़ा जी। वहां दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति इस लाइन में था नहीं, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि कैसे आप फिल्म लाइन में जाते हैं, लेकिन दिमाग में था कि कुछ एक्टिंग लाइन में करना, मतलब एक्टर ही बनना है। तो अब वहां से शुरुआत हुई, और फिर कहते हैं ना कि हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा वाली जो बात है, तो फिर उसी समय हम गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। मेरे आदरणीय जो पिताजी थे वो हम सबको गाजियाबाद लेकर आ गए, और गाजियाबाद में कुछ मित्र मिले, उन्होंने कहा कि भाई मंडी हाउस एक जगह है दिल्ली में जहां पर मेरे जैसे, जिनको मेरे जैसी बीमारी है, माफ कीजिएगा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, कि भाई कलाकार बनना है, एक्टर बनना है, फिल्में बनानी है, उस तरह के मेरे जैसे और बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं शाम को। तो मैं मंडी हाउस से जुड़ा, और मंडी हाउस जब मैं जुड़ा तब तक मुझे लगता था कि आई एम द बेस्ट, मैं तो कुछ विशेष हूं। बाद में ये तो थोड़ा सा हिस्सा रह गया कि मैं विशेष हूं, लेकिन जब मैं वहां गया, मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे अपने जो मेरे सीनियर्स थे उनको देखा, बहुत सारे नाटक देखे, एनएसडी के बहुत सारे नाटक देखे, तो ये समझ में आया कि रवि यादव, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में लोग बड़ा बड़ा काम कर गए हैं, तो उसका एक छोटा सा अंश मात्र भी अगर आप हो जाते हैं तो बड़ी बात है। तो मेरा जो सफर शुरू हुआ वो रंगमंच से हुआ, और आप कह सकते हैं कि मेरे व्यक्तित्व में जो पहला और सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे पूज्य पिताजी का है, क्योंकि पिताजी का जो जीवन दर्शन था, मेरे पिताजी अध्यापक थे, वो जीवन दर्शन मैं अपने पूरे व्यक्तित्व में अब महसूस करता हूँ। अनजाने में ही हम अपने पिता जैसे हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि परिवार पहली पाठशाला होती है हमारी। हाँ। और जो दूसरा, एक जो सबसे बड़ा मेरे व्यक्तित्व में जो बदलाव कह लीजिए, या जो अच्छा कुछ छोटा मोटा मेरे व्यक्तित्व में जो भी है, वो रंगमंच की देन है, क्योंकि वो जो अनुशासन है, वो जो पागलपन है, जिसको हम, हो सकता है कि दूसरे किसी फील्ड में हम उसको कहते हैं क्या पागलपन है, बट वहां उस चीज के लिए आपको सराहना मिलती है कि आप रात के 2 बजे जाके आप मंडी हाउस में पोस्टर्स लगा रहे हैं, या किसी कोने में जा रहे हैं, आप अचानक सड़क पे खड़े होकर आप नुक्कड़ नाटक शुरू कर दे रहे हैं। तो मुझे वहां से वो तमाम चीजें जो व्यक्तित्व में मिली, मैं मतलब रंगमंच का उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अच्छा रवि जी, अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो आपका कविता संग्रह मैंने देखा है, और कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स, कई सारे ऐसे गाने हैं जिन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया है। आप अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं, खुद को या फिर सामने वाले को? मेरा ये मानना है कंपटीशन आपका खुद से ही होता है। जी हाँ, दूसरे जो लोग होते हैं, मैं इस बात को बहुत ईमानदारी और विनम्रता के साथ कहता हूं कि कंपटीशन पॉजिटिव जो होता है वो आपको आगे की तरफ ले जाता है, जो नेगेटिव होता है वो आपको डिप्रेस करता है। अगर आज मान लीजिए मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं हिमांशु, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको अपना कॉम्पिटिटर मानूं, प्रतिद्वंदी मानूं मैं आपको अपना, या मैं ये मानूं कि उनमें क्या अच्छा है और मैं उसको सीखने की कोशिश करूं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे मन ही मन ये रहा कि ये आदमी इतना अच्छा बोलता क्यों है, ये आदमी इतना अच्छा लिखता क्यों है, ये आदमी इतना अच्छा एक्टर क्यों है, बट उनके प्रति सम्मान मेरे मन में रहा, और मैंने हमेशा ईश्वर से कहा कि ईश्वर मुझे वो कुव्वत दे, मुझे वो शक्ति दे कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो अच्छी चीजें हैं मैं उनको कैसे सीखूं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों से मुझे ऊर्जा मिली, प्रेरणा मिली,
तो कंपटीशन अपने आप से इसलिए रहता है कि मैंने जितने भी गाने आज तक के, जैसे आपने जिक्र किया, करीब 100-125 के आसपास गाने मैंने लिखे और बनाए हैं अभी तक, मैं हर गाने से डिससेटिस्फाइड रहा हूँ। ये बहुत, मतलब जितनी भी तारीफ आप लोगों से मिली है, मैं उन गानों से कई लेवल पे डिप्रेस हुआ हूं। और कई बार ये हुआ है कई प्रोजेक्ट्स का कि रिलीज करने से पहले मुझे लगा कि मैं रिलीज करूं या ना करूं, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो मैं डिससेटिस्फाइड रहता हूं खुद से भी। आज भी जो अभी भी मैं गाना कर रहा हूं, जो मैंने कल फाइनल किया है, मुझे अभी उसका डर लगा रहता है कि क्या मैं सही बना रहा हूं, क्या लोगों को पसंद आएगा। एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट होता है कि अगर आप अपने आप से अपने क्रिटिसाइज खुद को करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर सेटिस्फाइड हो गए तो वहीं ब्रेक लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कई सारी कविताएं लिखी हैं, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 2-4 लाइनें ऐसी सुनाएं जिससे कि सब जोश में भर जाए एकदम। अब देखिए, एक तो कवि को 2-4 लाइन के लिए बोलना उसके साथ गलत बात है ना, उसको बोला जाना चाहिए कि भाई साहब आप 3-4 घंटे सुनाइए। मैं जहां बैठा हूं, मैं इस जगह की कीमत और समझता हूं और इसका सम्मान करता हूं, तो मैं वो 2 लाइनें रेजांगला वाली आपको सुनाता हूं। बाकी तो साहित्यिक भी हम बात करेंगे। मैं रेजांगला के बारे में हिमांशु एक बात बता दूं आपको, रेजांगला को जितना प्रेम सम्मान मिला जी, जब ये गाना हम रिलीज कर रहे थे उससे करीब 10-15 दिन पहले आदरणीय स्वामी रामदेव जी से मैं मुंबई वो आए हुए थे, तो मिला, मैंने उनको गाना सुनाया और उनको पसंद आया गाना। वहाँ पर एक कोई और हमारे वरिष्ठ थे, तो उन्होंने कहा कि रवि, ये गाने को आप एनिमेशन में क्यों वीडियो बनाया आपने? एनिमेशन में हमने इसलिए बनाया कि हमारे पास शूट करने का पैसा नहीं था, शूट करने में करोड़ों रुपए लगने वाले थे। तो आप यकीन माने हमसे जो बात आप कर रहे थे कि वहाँ से निकलने के बाद मैं और मेरा एक दोस्त, हम अंधेरी स्टेशन के सामने करीब आधा घंटा रात में 1 बजे बैठे, और हमें ये लग रहा था कि ये गाना हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती होने जा रहा है क्योंकि हमने अच्छा नहीं बनाया। ये उस समय धारणा थी जिसके लिए इतना प्रेम बाद में मुझे मिला, आज तक मिलता है, ऋणी हूं समाज का उसके लिए। तो ये डिससेटिस्फेक्शन एक इंसान में रहना चाहिए। मैं उसकी बीच की 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, जो मैं लिख के बहुत रोया था। मैंने जब भी कुछ दिल से क्रिएट किया है तो वो लोगों के दिलों तक पहुंचा है, मैंने नहीं, कोई भी कलाकार। तो ये 4 मैंने पूरा गाना लिख दिया था, और जब मैं गाना डिजाइन करता हूं तो वो पूरा वीर रस का गाना है, आप सबने सुना होगा। तो वीर रस 10 मिनट धाड़ 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 वो म्यूजिक युद्ध वाला चल रहा है, तो मुझे लगता था लोगों के कानों में वो शायद चुभ सकता है। तो मैं अपने गाने डिजाइन खुद करता हूँ, भले मैं म्यूजिक नहीं करता हूँ, पर मैं लिखता हूँ तो मैं डिजाइन करके गाने लिखता हूँ। तो मैंने उसके बीच में 4 लाइनें वो रिलीफ देने के लिए लिखी थी, और मैं बहुत रोया था उनको लिखकर। और मैं आज भी, अभी हम परसों वो गाना देख रहे थे, तो परसों भी मैं रो रहा था उन लाइन्स को सुन के। मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि हम दूध का कर्ज चुका के चले और बाप के खून की लाज रही, जिस्मों के चोले बदल गए पर रूह रहेगी सदा यही। अब किस्से और कहानी में बच्चों को सुनाए जाएंगे, गम हो के खुशी हो यादों में हम चुपके से आ जाएंगे, गम हो के खुशी हो यादों में हम चुपके से आ जाएंगे। जब याद कभी हम आ जाए और आंसू छेड़े अपनी तान, हाथ उठाकर कह देना बस जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। इसकी टैगलाइन आपने मुझे छेड़ दिया कि जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। रवि जी, सच बता रहा हूं मैंने वैसे तो सुना है इसे YouTube पे, लेकिन सामने सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे विनोद राठौड़ साहब माफ करें, ये गाना विनोद राठौड़ साहब ने गाया है और बहुत अच्छा गाया है, लेकिन मैं उतना अच्छा तो नहीं गा सकता हूँ। मैं एक चीज और बता दूं, ये जरूरी है मेरा यहाँ पे बताना। बहुत सारे मेरे जो भाई बंद हैं समाज से, वो हमेशा कहते हैं रवि भाई जिन्होंने रेजांगला वाला गीत गाया था, वो गाया विनोद राठौड़ साहब ने है, बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं। हमने लिखा, हमने बनाया,
पूरा डिजाइन किया, लेकिन उसके सिंगर जो है वो विनोद राठौड़ साहब हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप क्रेडिट दे रहे हैं। कई लोग तो क्रेडिट चुरा लेते हैं सर, उनका और बॉलीवुड में देखने को मिलता है ये सब कि लोग अपना नाम लगा देते हैं, दूसरों के नाम के ऊपर चिपका देते हैं। अच्छा, आपने रेजांगला की बात की। रेजांगला यादव समाज के लिए एक बहुत सम्माननीय घटना है और हमारे शहीदों के लिए बहुत सम्माननीय है, लेकिन जो योगदान हमारे यादव शहीदों ने दिया, रेजांगला में जिस शौर्य का परिचय दिया, आज तक उसको एक सम्मान नहीं मिल पाया, उचित सम्मान, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई है। क्या कहेंगे आप, कमी कहाँ दिखती है इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को दोष तो नहीं दूंगा जी, लेकिन 1962 एक अलग दौर था जी। उस समय इंडिया एक तरह से कह लीजिए कि पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ना तो मीडिया उतना था, ना अखबार उतने थे, और जो थे वो, मैं बहुत माफी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि इतिहास हमेशा बायस्ड रहा है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहीं ना कहीं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत ईमानदार भी रहे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से चीजों को रखा। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी हुई, हम किसी को जान मान के पीछे छोड़े या ना छोड़े वो अलग बात है, लेकिन कई बार हम उसको सामने नहीं लाते तो वो भी पीछे ही लाना छोड़ना हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये इतनी बड़ी गाथा, दुनिया की जो 10 बड़ी वीर गाथाएं हिमांशु, ये उसमें आती है, और ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां पर एक सैनिक टुकड़ी को इतने सम्मान मिले हों, और इतने कम लोगों ने, 124 लोग कुल लड़े थे, जिसमें उनका स्टाफ भी है, जो नर्सिंग असिस्टेंट, अपने धर्मपाल दहिया जी की बात करते हैं हम लोग, उन सब में से 114 लोग शहीद हुए, मेजर शैतान सिंह भाटी सहित, और हमारे 113 वीर जो थे। 1400 चाइनीज को मारा उन्होंने, और ये चाइनीज के जब मैंने इसका रिसर्च किया तो पता चला कि चाइना ने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि उस चौकी से ज्यादा उसका नुकसान किसी दूसरी चौकी पर नहीं हुआ। 1400 लोग, 114 लोग मार दे, जो आदरणीय माननीय प्रदीप जी ने जो बहुत प्यारा गीत लिखा था, और स्वर कोकिला लता जी ने गाया कि 10-10 को एक ने मारा। वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो रेशियो है ना, 10-10 को एक ने मारा, वो इस रेजांगला चौकी से निकलता है, इस रेजांगला वाली घटना से निकलता है। जब हम मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली, क्योंकि वो दिवाली की रात थी, 18 नवंबर की 1962 की जो थी। तो ये अफसोस की बात जरूर है, लेकिन इसमें एक सुखद, अब जो एक पहलू है वो ये भी है कि अब आप उसे दबा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। पिछले 2016 में हमने शायद एक 16 में बनाया था हम लोगों ने गाना, उसके बाद से मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों तक ये पहुंचा, और वो योगदान सिर्फ मेरा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। मैंने सिर्फ गाना बनाया, उसको लोगों तक पहुंचाने में जिस तरीके से लोगों ने योगदान दिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव बरादरी ने, पूरा जो देश है हमारा भारत अपने आप में एक अलग संस्कृति है, जिसमें हम देश प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें जो दूसरी बिरादरी के भी लोग हैं, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं। और मैं यहाँ एक बात हिमांशु और जोड़ना चाहता हूं, हमने गाना यादवों पर नहीं बनाया, एक गाथा पर बनाया, जो गाथा जिसमें शहीद होने वाले सारे यादव थे। लेकिन जैसा हमारे समाज का चलन है, हम गांव देहात के लोग हैं, हमने हमेशा दूसरों के साथ सम्मान से उनको जगह दी है। हमने गाने में आदरणीय मेजर शैतान सिंह भाटी जी का नाम भी रखा, क्योंकि वो उस समय कमांड कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे उस पूरी टुकड़ी को। हमने धर्मपाल दहिया जी का भी उसमें पूरे सम्मान से नाम रखा, जिनको वीर चक्र मिला, वो नर्सिंग असिस्टेंट थे। तो हमने उस विषय, इसलिए सबका हमें सपोर्ट भी मिला कि हमने उस कहानी पे काम किया। बस इतना जरूर था कि उसमें अगर वो शहीद होने वाले 114 यादव थे, तो उनको भी हमने पूरे गर्व और सम्मान के साथ रखा। हम उनका नाम क्यों छुपाएं, बिल्कुल सम्मान के साथ हम उनका नाम आज भी लेते हैं, और जब तक हम जीवित हैं, हम उनका नाम जहां जहां ले पाएंगे हम लेंगे। और शहीद वैसे भी शहीद देश का होता है, किसी जाति बिरादरी का नहीं होता। मौजूदा प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो रेजांगला को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कब तक आ जाएगा वो लोगों के सामने, और कितना काम हो चुका है? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे रेजांगला पे काम करने का मौका मिला, और अब जबकि जो रेजांगला शहीदों की जो वो धूली है वहां पर, उस रज को लेकर, तो रेजांगला रज कलश यात्रा जो हमारी सभा निकाल रही है हमारे समाज की, ऑल इंडिया यादव महासभा,
उसका टाइटल सॉन्ग जो है, शीर्षक सॉन्ग बनाने के, गीत बनाने के लिए मुझे मेरे बड़ों ने कहा, आदेशित किया। तो उस पर मैंने गीत लिखा और मैंने माँ शारदे से अनुरोध किया कि माँ शारदे, एक बार इज्जत बना दी है तो दोबारा भी कुछ ऐसा लिखवा लेना, क्योंकि लिखवाने वाली वही है। बिल्कुल सही बात। तो मेरे बड़ों को पसंद आया वो, उसका काम मुंबई में चल रहा है। मैं बस अब यहाँ से जाऊँगा अभी दिल्ली से, तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में हम उस गीत को भी समाज को समर्पित कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा रवि जी, एक चीज़ देखने को मिली है, आप बॉलीवुड में हैं, सक्रिय हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनसे सवाल खड़े हो जाते हैं और लोगों को डर सा लगता है। कई युवा ऐसे हैं जो सपना देख रहे हैं कि माया नगरी में जाएं, करियर बनाएं और जो सामने हमारे पर्सनैलिटीज़ हैं कुछ वैसा हम भी हासिल कर पाएँ। क्या आपको लगता है कि वाकई जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं ऐसा है, या फिर कुछ चुनिंदा लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? हिमांशु जी, जिस व्यक्ति में, कहते हैं ना, एक शब्द है, उसको बिल्कुल उस रूप में मत लीजिएगा, बिरादरीवाद ना हो, मैं उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता। बिरादरीवाद से मतलब है जिस मिट्टी, जिस जमीन, जिस संस्था से आप संबंधित हैं, अगर उसके प्रति आप में प्रेम ना हो, सम्मान ना हो, तो मैं यादव हूं, उसलिए यादवों के लिए मेरे मन में एक सम्मान है, लेकिन मैं एक फिल्मकार भी हूं, तो फिल्म इंडस्ट्री मेरा परिवार है, मेरा घर है और उसके प्रति मेरे मन में सम्मान है। मैं साहित्य से जुड़ा हूं, उस परिवार के लिए भी मेरे मन में सम्मान है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कहना चाहता हूं, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी इंडस्ट्री कलाकारों की दुनिया है, देश भर के चुनिंदा कलाकार उस इंडस्ट्री में मुंबई में काम करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ये मेरा अपना व्यू है, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से मुंबई में हूं। हम जो चीज हासिल नहीं कर पाते, हम कई बार उसके लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ हासिल किया है, हाँ। जिन लोगों के कंधे पे सवार होकर उन्होंने सफलता हासिल की, अब उन्हीं लोगों की वो बुराई कर रहे हैं। आप चाहे नाम ना ले, लेकिन मैं तो नाम ले सकता हूं। कंगना तो सबसे पहला नाम है उसमें। जी। और नेपोटिज्म की बात कही जाती है। कंगना तो बाहरी दुनिया से आई थी, लेकिन उन्होंने जिन लोगों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स किए, जिनके साथ मिलकर फिल्में की, सफलता हासिल की, आज उन्हीं लोगों के बारे में खुल के कैमरे पे बोलती हैं और बहुत बुरा बोलती हैं। क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनके बारे में क्या बोलूं, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है, मैं आपको एक चीज गिनवाता हूं। पहले सुपरस्टार भारत भूषण जी कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के रहने वाले थे। दिलीप कुमार साहब जी मुंबई से बाहर के थे। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन साहब मुंबई से बाहर के थे। शाहरुख खान साहब मुंबई से बाहर के हैं। अक्षय कुमार मुंबई से बाहर के हैं। बिल्कुल। मोहम्मद रफी बाहर से थे। मुकेश जी बाहर से थे। किशोर कुमार बाहर से थे। कई ऐसे कलाकार थे जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे। सारे डीओपीज, कैमरामैन के नाम गिनवा देता हूँ, डायरेक्टर के नाम गिनवा देता हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई आपको हाथ पकड़ के रोक लेता है। होता क्या है कि एक छोटा सा हिस्सा, ये अब आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब कहीं भी कुछ बेईमानी नहीं होती? बिल्कुल होती है। हमारी इंडस्ट्री में भी उतनी ही अच्छाई और बुराई है जितनी आप सब में है। वहां भी चंद लोग अच्छे हैं, वहां भी चंद लोग खराब हैं। हर इंडस्ट्री में है ये। तो उसके लिए ये कह देना, मैंने आपको इतने सारे नाम गिनवाए, अब मैं बिना नाम लिए बताता हूं आपको। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार्स के बच्चे के स्टार बने। बिल्कुल सही बात है। नहीं बने ना। एक प्रोजेक्ट में आए और उसके बाद डिसअपीयर। शाहरुख खान साहब के, अक्षय कुमार साहब के सामने, दोनों फिल्म इंडस्ट्री का उनका बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल। उनके सामने बहुत सारे जो किड्स थे, स्टार किड, वो लेट गए, बिल्कुल नहीं चले। तो मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करने का, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इतने प्यारे लोग हैं, इतना एक दूसरे को संभाल के चलते हैं। मतलब अफसोस होता है जब मैं कभी कभी फेसबुक या उस पर देखता हूँ कि जिन लोगों ने कभी मुंबई नहीं देखी, इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, वो ओपिनियन दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री के बारे में ओपिनियन देते हैं और अब तो कुछ और ही पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अरे आपको पता है हमारे यहाँ जब कोई कास्टिंग, मैं कम से कम 70-80 प्रोजेक्ट अपने बना चुका हूँ। मैंने कभी आज तक कास्टिंग करते समय या टीम बनाते समय ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सी जाति, बिरादरी या उसका जो आपको सूट, क्योंकि वो बिजनेस है पूरी तरह। और जहां तक नेपोटिज्म का सवाल है, आप मुझे एक बात बताएं कि आम जिंदगी में एक किसान भी अपने बच्चे को सिखाता है कि बीज कैसे बोया जाता है, बीज कहां से लाना चाहिए। सही बात है। एक फिल्मकार भी अपने बच्चों को सिखाता है। इसमें नेपोटिज्म क्या है? मतलब मैं नाम लेके बोलता हूं कि जब आप ये बोलते हो कि आलिया भट्ट इसलिए हैं क्योंकि वो महेश भट्ट साहब की बेटी हैं, क्या आप आलिया भट्ट को एक्टर के तौर पे कहीं किसी से नीचे मानते हैं? आप उनकी गंगूबाई में एक्टिंग देखिए, मुझे नहीं लगता कोई मैच कर सकता है। हिमांशु, मैं कहता हूँ वो अपना डियर जिंदगी ना, शाहरुख खान साहब के साथ, बिल्कुल।
उनको क्या इसलिए पीछे धकेल दिया जाना चाहिए क्योंकि वो, अच्छा मैं तो बाहर वाला हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं, अगर ये बात कोई इंडस्ट्री का बंदा बोलता तो शायद कहते कि ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हर माता पिता अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, और वो कोई सहकारी या सरकारी संस्था नहीं है। अगर एक आदमी करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा करता है, अगर एक आदमी एक मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी डालता है, तो क्या वो किसी को भी दे देता है? वो अपने बच्चे को देता है। बिल्कुल सही। तो अगर कोई आदमी अगर फिल्म इंडस्ट्री में स्टूडियो बनाता है, सब कुछ बनाता है, तो वो उसको दान नहीं कर देगा ना सर, वो अपने बच्चों को देगा। बिल्कुल सही बात है। और जब वो नहीं चलता, शाहरुख खान साहब को लेकर यश चोपड़ा साहब ने इतनी फिल्में बनाई, उदय चोपड़ा जी को लेकर क्यों नहीं बनाई? बिल्कुल सही। क्योंकि वो बिजनेस है, उनको लगता है शाहरुख खान साहब उनसे ज्यादा बिकते हैं। बिल्कुल, है ना? तो ये बहुत सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है वो जो फैला देती है, तो हम लोग भी बैठे देखते रहते हैं। अच्छा, अपने सिनेमा की तो बात हो गई, और कहा भी जाता है कि जिससे आप सीखें, अगर वो कोई गलती भी कर दे तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपने उससे बहुत कुछ सीखा है और आप उससे कमा के खा रहे हैं। लेकिन ये चीजें अब विडंबना हो गई है, ये नहीं देखने को मिलता है। सिनेमा की बात होगी, अगर सियासत की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में जो सियासी एस्पेक्ट आपको दिखाई देता है, जिस तरीके की बहस चल रही है, समाज खो गया है, आवाम खो गई है, सिर्फ कुर्सी के मायने रह गए हैं कि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जिससे कि समाज आगे बढ़े, ना कि सियासत में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना भला करते रहें? देखिए, मेरा एक दोहा है जी कि अफवाहों के पंख हैं, सच्चाई लाचार, धूं धूं करके जल रहा यहां वहां संसार। बिल्कुल सही। वो क्या गया है कि हम सब दौड़ रहे हैं, और राजनीति इतनी हावी तो कभी भी नहीं थी जितनी इन दिनों सारे डिपार्टमेंट्स पर है। मतलब मैं अपने जीवन काल की बात कर रहा हूं, उससे पहले कभी रहा हो तो मुझे नहीं पता। हर चीज राजनीतिक नहीं हो सकती ना, हर चीज राजनीतिक नजरिए से नहीं देखी जा सकती, हर चीज सिर्फ फिल्म नजरिए से नहीं देखी जा सकती, हर चीज सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखी जा सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सब साथ में चलें, सबको साथ में लेके चलें तो एक अच्छा माहौल होगा, क्योंकि अकेले अकेले कोई बहुत दूर तक नहीं चला, इतिहास गवाह है। बुजुर्ग कहते भी हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। बिल्कुल, जल बुन जाएगा, राख हो जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं होता है। बिल्कुल, सबको जरूरी है साथ लेके जाना। अच्छा रवि जी, एक बात अगर की जाए अपने अहीर रेजिमेंट को लेकर, काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही है, तमाम रेजिमेंट हैं, लेकिन सियासी तौर पर जब वोट चाहिए होता है, जैसे कहा जाता है ना कि सब्जी में नमक स्वाद अनुसार, सियासत में हमारे समाज के जो नेता हैं वो भी अहीर रेजिमेंट को स्वाद के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। जब तक सरकार वो सत्ता में साझीदार नहीं होते हैं तब तक तो वो बात करते हैं, और साझीदार बनते ही मजबूरियां जाहिर करने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है? देखिए, जो हमारे बड़े हैं समाज के, जब उन लोगों से बातचीत होती है, और जो लोग इस लड़ाई को बहुत पहले से लड़ रहे हैं, हम लोग तो अभी बच्चे, हम लोग तो अभी जुड़े हैं 2, 4, 5, 10 साल से, जो थोड़ा हमारा कोई बहुत योगदान उसमें है नहीं। जी जी। मुझे लगता है कि वो बन जानी चाहिए थी जी, बन जानी चाहिए, अब तक बन जानी चाहिए। बिल्कुल। और उसका कारण ये है, देखिए कुछ लोग ना ये कहते हैं कि आप अहीर रेजिमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो जातिवाद कर रहे हैं। हम कैसे जातिवाद कर रहे हैं? जातिवाद ये है, देखिए जिनकी भी रेजिमेंट है उनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है जी। किसी को भी मैं वैसी बातें नहीं करूंगा जैसा होता है ना कि हम किसी पे आरोप लगाएं। किसी को भी भीख अनुदान में नहीं मिली, जिन्होंने, हर किसी का वीरता का इतिहास है, योगदान जिसने दिया है उसका इस देश में हमारे सभी जातियों का, सभी भाई बंधुओं का योगदान है। सबने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, ऐसा नहीं कि हम यादवों नहीं दी हैं, सबने दी हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, क्योंकि हम गांव देहात से जुड़ी जाति रहे हैं, तो हमारे ज्यादातर जो परिवारजन है वो फोर्स में, पुलिस में, उसमें रहे हैं। मेरा यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल है, जातिवाद ये है, आप सेना से सारे जातिगत जो रेजिमेंट के नाम है वो हटा दीजिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए अहीर रेजिमेंट, बिल्कुल ठीक है। या फिर सबको दे दीजिए, मैं तो कहता हूं यादवों को भी दे दीजिए, अब गुजरों को भी दे दीजिए ना, गुजरों के लड़के भी कम शहीद होते हैं क्या? यादव और गुजरों का तो प्रायोरिटी है कि आर्मी में जाना है उन्हें, और मैं कहता हूं अगर हमारा कोई ब्राह्मण भाई भी शहीद होता है, पहला जहां से परमवीर चक्र शुरू हुआ सोमनाथ शर्मा जी से, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, जो जिसमें भी उसमें भी वीर अहीर लड़े थे, जो ये हाजी पीर वाला जो हमारा था, ठीक है। और जब हमने ये एयरपोर्ट श्रीनगर वाला बचाया था 1949 की बात है। तो मेरा इसमें बहुत सीधा सीधा ये, और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारी इस बात से सहमत होगा कि मेरा नाम जाना जाए कि मैं रवि यादव हूं, और मैं आपसे कहूं कि आप साहब सिर्फ नाम लिखो, आप जाति मत लिखो, क्योंकि इससे जातिवाद फैलता है। तो पहले मैं मेरा नाम हटाऊं ना, मैं रवि कुमार लिखूं, बिल्कुल। तो हमारा अगर रेजिमेंट मांगना जातिवाद है, तो मैं हाथ जोड़ के ये बोलता हूं, मैंने अपने बड़ों से बात नहीं की अभी इस बारे में, लेकिन मैं कहता हूं कि हम छोड़ देंगे रेजिमेंट की मांग।
आप सबके ही नाम हटा दीजिए ना, क्योंकि वो फिर मसला सम्मान का है। और हम सम्मान ही तो चाहते हैं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि एक टैग लगा दो कि हाँ यादवों का है इसलिए। कि अगर कोई भी हमारे इस देश का कोई भी बच्चा, कोई भी सैनिक जो शहीद होता है वो भारतीय सेना का शहीद है। वहां से दिक्कत होती है कि जब वो कोई जातिगत नाम से जाना जाता है कि सब फला समाज के इतने शहीद हुए, तो हमारे जो शहीद हुए वो कुछ इधर, 2 इधर, 4 इधर, तो हर या तो कोई भी अपना इतिहास ना लिखे वीरता का, और अगर लिखे तो जिनके हैं फिर उनको भी लिखने दीजिए। वो देखिए, अगर मुझे याद आए, अहिर रेजिमेंट वाला जो मैंने गीत लिखा था उसमें था कि एक कांधे पर जाति धर्म हो, एक कांधा बेनाम रहे, हर एक शहादत का कैसे फिर एक बराबर मान रहे। बिल्कुल, है ना। और हर एक युद्ध में सबसे आगे यादव कुल के वीर रहे, हमको भी दो हक कांधे पर, हम अपने लिखा अहीर रहे। प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए, उसके बाद से हमारा एक लंबा इतिहास है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं किसी दूसरे का नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मतलब यह है कि औरों ने भी दिया पर हमने भी किया, तो भाई अगर दूसरों का हक दिया है तो हमारा भी दे दो, इतनी सी मांग है हमारी। रवि जी बहुत सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि कुछ दोहे, कुछ मुक्तक ऐसे जो हमारे दर्शक एकदम खो जाएं दुनिया में, दूसरी दुनिया में। जरूर, मैं कुछ दोहे रखता हूं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ, या लेकिन हाँ, मुझे दुनिया थोड़ी सी समझ में आने लगी है, और मुझे समझ में आता है कि एक दिन जाना है इस दुनिया से। तो दुनिया की जो नश्वरता है ना, वो मुझे समझ में आती है, और वो शायद मेरा बल भी है कार्य करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बाकी चला कोई और रहा है। तो कुछ 3-4 दोहे रखता हूँ और गा के सुना दूँ। जी बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात, जैसे आपकी मर्जी। कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। जितना हासिल है करो उतने का आभार, जितना हासिल है करो उतने का आभार, उतने की भी आस में याचक एक संसार, उतने की भी आस में याचक एक संसार। और खुली आंख तक खेल है, किसी गुरूर में क्यों रहना है सर, आती जाती दुनिया है कि खुली आंख तक खेल है, दुनिया दौलत धाक, आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक, आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। और सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया हूं, तो 2 दोहे प्रेम के सुनाता हूं, एक संयोग और एक वियोग के। दो नैनों ने मान ली दो नैनों की बात, दो नैनों ने मान ली दो नैनों की बात, दो जोड़ी नैना जगे सारी सारी रात, दो जोड़ी नैना जगे सारी सारी रात। और एक दुआ वियोग का कि खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ता भी, चाहे वो इश्क का हो या कोई और हो, कैसे टूट जाता है कि उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे।
दो ही तो बहुत है। 2 मिनट में आपने जिंदगी का पूरा सार बता दिया, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक जाके पहुंचे। मौजूदा वक्त में जो चल रहा है, बिल्कुल सटीक ये पंक्तियां बैठती हैं आपकी। बात हो गई हमारी कविताओं की, दोहे की, और बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज जी। स्क्रीन पे जो दिखता है हमें लगता है कि वो सबसे बड़ा स्टार है, हम बात कर रहे हैं एक्टर की जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, प्रोडक्शन का काम होता है। अगर वो ढंग से नहीं किया गया तो एक्टर कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि सिर्फ एक्टर को लोग ज्यादा पहचानते हैं, पीछे वाली टीम कहीं रह जाती है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना हार्डवर्क होता है? बहुत बढ़िया सवाल हिमांशु जी आपने पूछा, और कारण ये है कि जब सवाल अच्छा हो ना तो जवाब देने का मजा आता है। मैं आपको ना इसको एक अलग उदाहरण से बताता हूँ, एक्टर क्या है और बैक स्टेज क्या है। जैसे शादी होती है, ब्याह, तो शादी में दूल्हा ही दिखता है, लेकिन सच बात है कि उसके पीछे की जो मेहनत होती है, कोई आलू लेने जा रहा है तो कोई जो है वो कढ़ाइयाँ खरीदने जा रहा है तो कोई सामान खरीदने, कितने लोग शादी में जब बारात निकलती है उससे पहले तक ढंग से बेचारे नहाए नहीं होते क्योंकि वो काम में लगे होते हैं। लेकिन उस पूरे का जो फ्रंट फेस होता है वो दूल्हा या दुल्हन होती है, उसके परिवार वाले शो स्टॉपर होते हैं। हाँ, शो स्टॉपर होते हैं, बट उनके बिना जो पीछे हैं वो लोग नहीं, कुछ मुमकिन ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही है फिल्म इंडस्ट्री का कि एक्टर क्योंकि ऑन स्क्रीन होते हैं तो उनसे रिलेटेड उनके कपड़े कैसे होंगे, वो कहाँ बैठेंगे, खाना कहाँ से आएगा, एडिट कैसे होगा, म्यूजिक क्या है, डायलॉग जो लिखे गए हैं, लाइट कौन लेके आएगा, लाइट कहाँ पे लगेगी, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट, 50-60 जो डिपार्टमेंट हैं, उन सब पे काम करने वाले जो लोग हैं वो भी उतने ही कीमती हैं। और कोई भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई भी एक्टर जो सच में काम कर रहा है इंडस्ट्री में, बाहर वालों की बात नहीं करता मैं, वो अपनी उस टीम की इज्जत करता है। क्योंकि अब जैसे अगर हम ये सीन शूट कर रहे होते जहां हम और आप बैठे हैं, तो हो सकता है कि कोई एक लाइटमैन यहाँ फ्रेम्स, क्योंकि अगर यहाँ से लाइट देनी होती, यहाँ से मुझे, मेरे और आपके फेस पर, तो यहाँ हो सकता है कि कोई एक लाइटमैन नीचे लेटा होता, बिल्कुल लाइट का मुंह हमारी तरफ को करके, और वो जितनी देर हम बात करते वहां पे वो बेचारा ऐसे लाइट पकड़ के लेटा रहता। तो उसकी उस दी गई रोशनी के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो वो है। और प्रोड्यूसर के तौर पर जो, जैसा आपने कहा कि प्रोड्यूसर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है फिल्म में। मैं क्योंकि प्रोड्यूसर इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, हम हमेशा मानते हैं कि पूरी फिल्म डायरेक्टर का विजन होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें प्रोड्यूसर का सबसे अहम रोल होता है। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि प्रोड्यूसर उस टीम को चुनता है। अगर मान लीजिए एक डायरेक्टर ने अपना कमाल दिखाना है तो वो कब दिखाएंगे, जब हम उनको हायर करेंगे ना अपनी टीम। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने हायर ही किसी ऐसे व्यक्ति को किया जो काबिल नहीं है, तो फिल्म, इसका मतलब जो बाद में वो टीम अपना परफॉर्मेंस देती है, ये सही बात है, सबका अपना अपना योगदान है, चाहे डीओपी हो, फिल्म के डायरेक्टर हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, सेट वाले हो, जितने भी लोग हैं, लेकिन उस टीम को चुनने वाला जो बंदा है, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, उसकी समझ कैसी है, उस पर फिल्म का भविष्य बहुत तय करता है। जी, अगर जैसे आपने अभी बताया प्रोड्यूसर बहुत मायने रखता है, एक्टर की जिंदगी में सेटिस्फेक्शन भी बहुत मायने रखता है। अब तक जो काम आपने किया है, आप सेटिस्फाइड हो गए हैं या अभी बाकी है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और इसका जवाब मुझे लगता है कि सिर्फ हाँ या ना नहीं हो सकता जी। ये सफर ना इस तरीके का है कि मैं जो आज हूं, मैं इससे बहुत कुछ और कर देना चाहता हूं, कर लेना चाहता हूं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैं आज जो यहां बैठा हूं, मैं आज के दिन को भी एंजॉय कर रहा हूं। मैं आज यहाँ यादव विजन के ऑफिस में हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये सामने इतनी प्यारी आपकी टीम है जो खड़ी है, तो मैं आज के दिन को भी एंजॉय कर रहा हूँ। उसका कारण है शायद जीवन दर्शन ये है कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं वहां पहुंच के खुश होऊंगा, जब मैं वहां पहुंचूंगा, वो जो मृग तृष्णा वाली बात है, हो सकता है तब मैं आप लोगों को मिस करूं, जो मैं पीछे जी आया मैं उसको मिस करूं, फिर वो दोबारा नहीं जी पाऊंगा। बिल्कुल सही। तो डिससेटिस्फेक्शन तब भी रहेगा। तो बेहतर ये है कि मैं जो जी रहा हूं आज, मैं इसको भी जीता चलूं, और जो आगे आने, अगर मैं इसमें सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मैं ठहर जाऊंगा क्योंकि मैं खुश हो गया। बिल्कुल सही, सेटिस्फेक्शन ब्रेक लगा देता है। लेकिन अगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं तो मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि लंबी जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं हो सकती। जिंदगी एक सफर है जिसको आपको एंजॉय करना है। मैं इस पे एक मेरे जीवन दर्शन से संबंधित एक 4-5 लाइन की कविता सुनाता हूँ आपको। जी बिल्कुल। कि मैं ऐसे जीता हूं, और अगर आप इसको अपना सकते हैं तो आप बहुत सारे डिप्रेशन से अलग हो सकते हैं, आप बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशंस है ना, उनको आप उनसे दूर हो सकते हैं। कि ये शोहरतों की कामना, इस कामना को चाहना, ये ख्वाहिशों के सिलसिले, इन सिलसिलों के काफिले, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं, जिंदगी की गोद में मौत के आने तलक, बस वक्त काटने का है जरिया भर।
वो मौत महबूबा मुझे जिस दिन बुलाएगी, मैं सब कुछ छोड़कर चल दूंगा यूं, जो मंच से उतरे अभिनेता कोई और अपनी पोशाक अपना मेकअप उतार कर रख दे। मगर हूं मंच पर मैं जब तलक अपने हर किरदार को यूं बखूबी निभाऊंगा, अपने हर एहसास की जुल्फ को यूं सहलाऊंगा, जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। देखिए रवि जी, एक बात कहूँ आपसे मैंने कहा कि लोगों ने आपके बारे में कहा कि आप एक इंस्टीट्यूशन है। आप भले न माने, लेकिन जितनी देर से हम बात कर रहे हैं ना, जो गहराई है आपकी बातों में, जो ठहराव है, जिंदगी का जो सार निकल कर आ रहा है ना, जिसने भी मुझे ये बोला कि आप इंस्टीट्यूट है, उसने गलत नहीं बोला है। आप सच में बहुत अच्छा बोलते हैं और आपकी बातें ऐसी हैं कि मतलब वो मौजूदा हालात में एकदम सटीक बैठती हैं। सबसे पहले शुक्रिया। लेकिन ये सच बात है कि अगर कुछ अच्छा है मेरे व्यक्तित्व में तो मेरे गुरुओं का और मेरे पिताजी का। मेरे पास जो शब्दावली है वो मेरे पूज्य पिताजी की वजह से है, और जो भी जीवन में अनुभव है वो जिंदगी का शुक्रिया है, या जो लोग जीवन में आए। आज भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन मैं अपना जीवन हिमांशु ऐसे जीता हूँ कि भाई अभी राजा बने हुए हैं, तलवार हाथ में है, जैसे उधर से आवाज आई कट, बोले भैया तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारा जो मुकुट, अब हम चले अपने घर। लेकिन जब तक हैं, मैं दोनों चीजें बोल रहा हूं, आप इसका मतलब फिर ये होगा कि आप कर्महीन हो जाएं, जो ईश्वर करेगा वो ठीक है, नहीं। जब तक हम जिस किरदार में हैं, हम उसको इस तरह निभाएंगे कि इस कमरे के अलावा सच्चाई दुनिया की कोई दूसरी है ही नहीं। लेकिन जब ये हुआ, ऊपर वाले ने कहा भैया तुम्हारा पैकअप है, चलो जी अपनी तलवार पकड़ो, ये दुनिया हम नहीं चला रहे। एक्चुअली ये सच्चाई है, बड़े बुजुर्ग इस बात को कह गए, पूरी दुनिया जानती, पता नहीं हम क्यों नहीं समझते कि दुनिया कोई और चला रहा है, जिसने बनाई वो संभाल लेगा अपनी दुनिया, हम थोड़ा ही संभाल रहे हैं दुनिया। हमें जो किरदार जितना मिला है हम उतना निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड में कभी सोचेंगे जीवन के एंड में कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। जब मैंने रेजांगला किया, रेजिमेंट वाला गाना किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी का गाना था, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, वो किया, बहुत सारे गाने मैंने किए, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि ये वाला जो वे आप अपना रहे हो इससे आपको नुकसान होगा। मैंने कहा नहीं होगा, और जिंदगी सिर्फ नुकसान और फायदा थोड़ा ही है, जिंदगी सिर्फ प्लस माइनस का तो खेल नहीं है ना। बिल्कुल, मैं एंजॉय करता हूँ, मेरी अपनी खुशी भी तो मायने रखती है ना। बिल्कुल, तो मैं इस धारा पे चलता हूँ। आपने जैसे कहा ना कि जो शब्द हैं वो मेरे पिताजी की देन है। आकाशवाणी में मैं वहां पे मैम है विनीता ठाकुर, वो हमेशा एक बात बोलती हैं कि हिमांशु, कौशल यानी स्किल कलाकार का गहना है, और उस गहने में शब्द कुंदन है जो उसे चमक देते हैं, और जिसने इसकी कदर नहीं की वो बेताला हो गया, वो कहीं का नहीं बचा। तो इसलिए अपनी कला के जो जेवर हैं उनकी सुरक्षा करो, और कुंदन को हमेशा घिसते रहो ताकि वो चमकते रहे। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, और आज आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय विनीता ठाकुर जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा वो समझाती हैं, क्योंकि उन्होंने जब मुझे देखा, मेरी डिसेबिलिटी को देखा, तो उन्होंने यही बोला कि तुम सब कुछ कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस अपने पे भरोसा रखो। और अपने पे भरोसा रखने वाले कई ऐसे कलाकार हैं जो आज मंडी हाउस में मेहनत कर रहे हैं, एनएसडी में मेहनत कर रहे हैं, मुंबई में भी मेहनत कर रहे हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि उनकी परेशानियां कम हो और करियर में उन्हें बहुत आसानी हो जाए? मैं उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, जी बिल्कुल, तो मैं बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उसका जिक्र आपने कर दिया है, तो आप चाहें तो उसको रखिएगा। जो बात हिमांशु जी ने अभी कही, और जो आपने कहा ना डिसेबिलिटी की जो बात आपने कही, जी, मैं एक ऐसे शख्स के साथ आज का इंटरव्यू कर रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा कि मेरे लिए बहुत उसकी बात है, सौभाग्य और किस्मत की बात है। हम किसी भी चीज में जब अक्षम होते हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हो सकता है कि मैं बोलता बहुत अच्छा हूं तो मैं डांस अच्छा ना करता हूं, हो सकता है कि मैं एक भाषा में अच्छा हूं तो दूसरी भाषा में अच्छा ना। उसी तरह हमारी शारीरिक भी हमारी कमियां हैं। तो हिमांशु आज जिस जगह पर हैं, पत्रकारिता की जगत में जाने जाते हैं, बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने जो है अपना नाम किया है, समाज का नाम रोशन किया है, अपने एरिया का नाम रोशन किया है। और जैसा मेरी जब उनसे बात हो रही थी, मैं काफी समय से उनको जानता हूं हालांकि, तो उनके शरीर में, जैसा उन्होंने कहा कि एक पैर की जो दिक्कत ऊपर वाले ने दी है, उसके बाद अपने हौसले को बुलंद रखना और ये सोचना, जहां पर कई बार हम पूरे हाथ पैरे वाले लोग अपनी जगह नहीं बना पाते, वहां पर आज जो है हिमांशु बैठे हैं अपनी जगह पत्रकारिता में बनाकर। तो सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कि किसी भी परेशानी से झुकिए मत। झुकने लगे तो हिमांशु को याद कीजिए, रविंद्र जैन साहब को याद कीजिए, जन्मांध सबसे बड़ा उदाहरण है ना। मुझे कई गाने उनके साथ करने का मौका मिला। रवि पिक्चर्स की ये किस्मत है, हमारे बैनर की, हमारी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है रवि पिक्चर्स, जिसमें हमने दादू के साथ, आदरणीय रविंद्र जैन साहब के साथ कई गाने किए। क्या स्थान उनका संगीत में रहा है, लेखन में रहा है, उनकी कई किताबें आई हैं।
इसका मतलब यह है कि किसी भी मुश्किल से हारिए मत, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा, उस पर आता हूं। मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूं, उतना अनुभवी नहीं हूं कि मैं कोई राय दूं, सलाह दूं। मैं अपना अनुभव एक बताना चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट करें। हमारे हाथ में सिर्फ उतना ही है, हमारे दद्दा कृष्ण भी कह गए इस बात को कि हम कर्म करने में ही स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। तो हमारे हिस्से क्या आया है? कर्म करना। हम कम से कम उसमें कोताही ना बरतें। और मेरा अपना अनुभव यह है, हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हम किसी के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। इस दुनिया में कोई एक, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में कोई एक कंप्यूटर है जो हमारे अच्छे बुरे कर्म को लिख देता है बिना किसी बेईमानी के। आप देखिएगा, आपके जीवन में भी ये होता होगा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया जीवन में, हो सकता है आपने मेरे साथ अच्छा किया लेकिन मैंने आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, लेकिन आपकी किस्मत में वो लिखा गया है कहीं और से मिल जाएगा। मेरे साथ तो होता है हमेशा। ठीक है, तो आप अपने कर्म पे भरोसा रखें। हाँ, कर्म में, जैसे मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कई बार कि भैया कैसे करें, क्या करें। अगर आप ये सोचते हैं कि बगैर सीखे आप कुछ कर लेंगे, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। क्योंकि जब आप बैठते हैं, जब आप लोगों के साथ रन करते हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बगैर सीखे कुछ कर लेंगे? आपको अपने ऊपर काम करना होगा। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी इंडस्ट्री के बारे में है, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, ज्यादा लोग देखते हैं, तो मैं ये बात यहां से इसलिए कहना चाहता हूं, कोई भी बच्चा हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी प्रांत का हो, मैं सबके लिए बात बोल रहा हूं। लोग कहते हैं अरे एक्टर बनाए थोड़ा ही जाते हैं, एक्टर पैदा होते हैं। झूठ है ये। इसलिए झूठ है कि कलाकार पैदा तो होता है, ये माना, कलाकार प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है, बट उसको तराशा तो जाता है। आप अपनी भाषा पर काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप अपनी एक्टिंग पे काम करते हैं, आप अपने कैरेक्टराइजेशन पे काम करते हैं, अपने आवाज के मॉड्यूलेशन पे काम करते हैं। उन सबको कौन करेगा? और उन सब के बिना जब आप किसी बड़े बंदे के सामने खड़े होंगे, बड़े से मतलब जो उसका ज्ञानी होगा, तो आप छोटे पड़ जाएंगे। फिर आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा। और आप उसको कर लीजिए, फिर देखिए, आप बैठिए कैमरे के सामने, बोलिए 4 घंटा, आप सुने जाएंगे। तो आप अपने ऊपर मेहनत करें, किसी गलत फहमी में ना रहें। और मैं ये बात यहाँ बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी आने का सोच रहे हैं, घर से भाग के न जाएं फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि बहुत सारे दौर आते हैं जब आप टूटने लगते हो, उस समय घर आपकी स्ट्रेंथ होता है। परिवार से बड़ी स्ट्रेंथ दुनिया में कोई नहीं होता। हम पारिवारिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं, तो अपने परिवार को छोड़कर जो भागने का सोचते हैं, वो ना सोचें। उस बुरे वक्त में, उस नम मौसम में परिवार जो है आपका संबल बनता है, उस धूप में परिवार आपकी छांव बनता है। मैं ऐसा सोचता हूँ। रवि जी, बात तो बहुत सारी हो गई और हमने सबको समझने की कोशिश की और आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब बात आपकी। जितना भी काम किया है, कहते हैं कि कलाकार अपना खुद का जज होता है, वो खुद जज करता है कि मैंने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया और मुझे क्या करना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए। आपने अब तक जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, रवि पिक्चर्स ने जो भी प्रोजेक्ट किए, सबसे बेस्ट कौन था, कौन सा वाला था, और अब तक वो आपके माइंड में है और आप उससे बेटर क्या करना चाहते हैं? हिमांशु भाई, आप क्योंकि खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी जब किया जिस समय पर, उस समय पर तो वो मुझे ये लगा कि ये मैं बहुत कमाल कर रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने रेजांगला के लिए भी आपको कहा जी, उसके बाद से मुझे अपने हर प्रोजेक्ट में, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए खिंचाई ना की जाए मेरी, मुझे अपने हर प्रोजेक्ट में फिर कुछ ना कुछ कमी लगने लगती है जब मैं देखता हूँ। ये तो अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन सच्चाई ये होती है, क्योंकि आप उसमें इतनी चीजों में जुड़े। एक दो प्रोजेक्ट बीच में ऐसे भी किए मैंने जिनको मैं एडिट टेबल पे बंद कर देना चाहता था। एक फिल्म अभी हमारी बहुत सारे अवार्ड लेके आई है, इंटरनेशनल अवार्ड लेकर, कांस में पहुंचे हैं, कांस में गई वो फिल्म हमारी, ठीक है। और उससे पहले एक फिल्म मैंने की, उस फिल्म को मैंने जब एडिट पे देखा तो मैंने, मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट हैं, वो एनएसटी रिपेट्री में थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, मेरे से अच्छी आर्टिस्ट है वो। तो मैंने उनको कहा कि यार ये जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ये तो गालियां मिलेंगी इस फिल्म से, और मैं उसको चाहता था बंद कर दूं, लेकिन अब क्या था, पैसा लगा होता है, इतने सारे लोगों की मेहनत होती है, तो हमने उसको कंप्लीट कर दिया। वो इतने सारे अवार्ड लेकर आई है, इतना रुलाया है उस फिल्म से हमने लोगों को। तो कमी तो हमेशा दिखती है। जहां तक इस बात का सवाल है, देखिए मुझे प्राउड के लिए अगर आप बात करें तो मुझे रेजांगला का हमेशा प्राउड है, सबसे बेस्ट है। गानों में मुझे हमेशा रेजांगला का प्राउड है। रेजांगला के वीडियो से मैं बहुत खुश और सहमत नहीं हूं। प्रोजेक्ट कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, प्रोजेक्ट हमेशा उस सिचुएशन में क्या है उसके आधार पे होता है। उन सिचुएशंस में मैं जो उसका वीडियो बना सकता था, मेरे पास जितना हम लोगों ने फंड अरेंज किया, जो भी जैसे हमने किया, उससे बेहतर तरीका उस समय मेरे पास नहीं था। अदरवाइज वो गाना अगर मुझे शूट करने को मिल जाए
तो वो इससे 100 गुना और बड़ा बनेगा। लेकिन जो परिस्थितियां थी जब हमने गाना शुरू किया था, तब ये था कि हम फोटो जोड़ के उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन फोटो जोड़ के बनाएंगे कैसे? प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए हमारे किसी वीर सैनिक ने यूं पत्थर उठाया हुआ है, तो अब मैं ये कहां से गूगल से ढूंढूंगा, और फिर पत्थर उठा के मान लीजिए उठाए हुए वह फोटो आपको मिला, फिर मारे वाला कहां से ढूंढूंगा? तो हम लोगों ने पहले इसको पूरा सोचा था स्केच में बनाएंगे। फिर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो वो हमेशा रहा है कि अपने प्रोजेक्ट्स में आपको कमियां दिखती हैं, दिखनी भी चाहिए। जहां तक आगे करने का सवाल है, मैं कुछ अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूं। मेरा बहुत मन है कि रेजांगला पर हम फिल्म करें, और हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे रेजांगला कलश यात्रा के लिए भी जो ये गीत है, तो हमने बीच में बड़े भाई राजपाल यादव जी, हम लोगों ने भी डिस्कस किया। हम लोग को सोच रहे थे कि हम रेजांगला पर फिल्म करें, लेकिन फिल्म अपने आप में क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, उसमें बहुत सारे धन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में कुछ अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी कविताएँ लिखना चाहता हूँ, किताबें करना चाहता हूँ, और जिस समाज, जिस मिट्टी, जिस प्रदेश और जिस देश और जिस दुनिया ने मुझको ये नाम दिया, अपने यहाँ सफ़र करने का मौका दिया, उसके लिए अगर कुछ कर सकूं तो मन को बड़ी शांति होगी। कहा जाता है कि जिन चीज़ों से ज़्यादा नाउम्मीदी होती है और कई बार वही उम्मीदों से परे हो जाती हैं, जैसा आपके साथ हुआ। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, नहीं आखिरी नहीं, उससे पहले एक सवाल और मैं करूँगा। आपने अखिलेश यादव के लिए एक गाना लिखा था। जी जी। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ जी। और जब भी इलेक्शन आता है वो प्रायोरिटी बेस पे चलाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि जो आगे बढ़ रहा होता है उसकी टांग खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। उस गाने की वजह से कई लोग कहते हैं कि रवि जी कलाकार तो हैं लेकिन सियासी कलाकार हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसका कारण यह है, देखिए, एक तो जहाँ तक उस गीत का सवाल है, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, शान साहब ने गाया था वो गीत, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, मैं एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि वो पहला गीत था जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा भी कोई फैन हो सकता है। आप जब शुरू करते हैं अपना सफर, तो पहला जो एक कोई पड़ाव होता है, रेजांगला उसके बाद आया, और वो गीत था जिसने मुझे उस समय प्रांत के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाया, और उनसे जो वो मेरी मुलाकात थी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी मुलाकात थी। मुझे अच्छी बात ये लगी कि वो गाना, क्योंकि पहले वायरल हो गया था, हमारे हाथों से बाहर होके वायरल हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसने बनाया, तो कई लोगों ने उस पर अपने नाम डाल दिए, जैसा कि होता है। तो उसके बाद जब आदरणीय अखिलेश जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसने बनाया है, वो सारा हुआ, और उन्होंने कहा कि इनको बुलवाइए। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, और वो मुझे लगता है हमारी 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी। तो वो जो हौसला अफजाई उन्होंने उस समय इस गीत के लिए की, मुझे वो अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने जो हमने कोशिश की थी उसको उन्होंने सम्मान दिया, और मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि जी आप क्या सोचते हैं आगे। मैंने कहा देखिए सर, मुझे एक गीत बनाना था, वो गीत बना, और जिनके लिए बनाया, प्रदेश के मुख्यमंत्री से उस गीत ने मुझे मिलने का मौका दिया, तो मेरा अच्छा अनुभव था। जहां तक सियासी गीत का सवाल है, मैंने करीब 100 से ऊपर सियासी गीत बनाए हैं। विडंबना इस बात की है, कोई पार्टी ऐसी नहीं हिमांशु भाई, जो बीजेपी का सॉन्ग है यूपी के मन की बात, मैं यही बोलने वाला था कि विडंबना इस बात की है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं आपके बारे में, वो खुद कभी सपा के साथ थे और अभी बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, लोगों का काम तो कहने का। उस साल हमारे 3 गाने हिट हुए थे। एक गाना, सबसे पहला गाना अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, हिट हुआ था, आदरणीय अखिलेश जी के लिए था। एक गाना यूपी के मन की बात था, जो कैलाश खेर साहब ने गाया था जी। उसके अलावा एक गाना कांग्रेस का था, जो कुमार सानू साहब ने गवाया था, वो भी काफ़ी चला था, और उसके लिए सारे चैनल्स ने कवर किया। कैलाश खेर जी से किसी ने ये पूछा था, उन्होंने भी उस समय दोनों गीत गाए थे, एक समाजवादी के लिए एक गीत गाया था और एक उन्होंने, तो मुझे लगता है हम कलाकार हैं ना, हम भाई, आप अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबके इंटरव्यूज करते हैं ना, ये तो नहीं देखते ना कि फला पार्टी का करेंगे, फला का नहीं करेंगे। तो मैं कलाकार हूं, मैं गाने बनाता हूं, मेरा व्यक्तिगत लगाव जुड़ाव कहीं कम या कहीं ज्यादा हो सकता है, वो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है, लेकिन मैंने तो सभी के लिए काम किया। बिल्कुल से, और कलाकार वैसे भी समाज का होता है, सियासत का नहीं होता है। आखिरी सवाल मेरा, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश उन्हें देंगे, हमारे यादव कम्युनिटी से लेकर, और जो कलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश? देखिए, जो बच्चे कलाकार होने की तरफ हैं, उनके लिए मैंने पहले कहा कि कर्म पर विश्वास करें। कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, मैं ये भी यहाँ कह देना चाहता हूँ। लोग कहते कर्म, कोई भी दिशाहीन जो मेहनत होती है, वो दशा आपकी कभी नहीं सुधारती। दशा सुधारने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी दिशा को बदलें, दिशा पे ध्यान दें कि मैं जा किधर हूं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से इस समय मान लीजिए हापुड़ की तरफ अगर जाना है,
और मैं पूरी स्पीड से दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, तो मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मुझे पसीने भी आ रहे हैं, मेरा पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन मैं हापुड़ से एक्चुअली दूर हो रहा हूं। लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्यहीन जो मेहनत है वो आपको भटका देती है। तो आप तमाम चीजों के क्या क्या जरूरी है, किस दिशा में मेहनत करनी है, अपने बड़ों को, जो आपसे बड़े हैं उस फील्ड में, लोग, दुनिया बहुत अच्छी है, मुझे इतने लोगों ने सपोर्ट किया, इतने लोगों का आज भी सहयोग है जिंदगी में, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं उसमें। आप अगर किसी से खड़े होकर सामने कहते हैं ना कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो उसमें से अगर मान लीजिए 2 लोग नहीं करते तो 10 लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप उनकी उस राय को माने, अपनी भी एक राय बनाएं। जहां तक दूसरी भी जो एक राय है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अपने यादव समाज के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो भी बच्चे हैं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मंच पर जाने दें। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मंच का आदमी हूं या मैं अपनी बिरादरी बढ़ाना चाहता हूं मंच वाली। मकसद ये है कि जरूर नहीं कि कल आपका बच्चा मंच से एक्टर बने, जरूर मत बनाइए उसको एक्टर, मत बनाइए उसको कवि, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जो है, मैं खासतौर से अपनी बिरादरी में बहुत देखता हूं, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता कि आप ये कह सकें कि साहब मेरा नाम रवि यादव है, मैं ये करता हूं और मैं आपसे इस काम के लिए आपके पास आया था। सामने वाला मना ही तो कर देगा ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और जो रख पाते हैं आप देखेंगे वो अपनी जगह बना लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, खासतौर से अपने समाज के लिए, आप अपने बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए, उनको मंच पर भेजिए, उनको छोटे छोटे वाद विवाद में माइक पे जाने दीजिए। ऐसा ना हो कि कल जब उनको बोलने का मौका आए वो बोल ना सकें। तो ये, और उसमें अगर मैं कहीं काम आता हूं बिना एक पैसा लिए, मैं उन प्रोग्राम्स में आने को तैयार हूं, मैं उन बच्चों की वर्कशॉप करने को तैयार हूं जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं। हिमांशु भाई जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो कम्युनिकेशन स्किल पर, बाकी लोग जो समाज में काम कर रहे हैं अलग क्षेत्र में, वो तो कर ही रहे हैं। समाज या किसी भी देश में कई क्षेत्रों में काम करना होता है, लेकिन मैं मेरे फील्ड की बात कर रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल पर बच्चों पे काम कीजिए। मैं, हिमांशु भाई जैसे लोग या जो बाकी लोग हैं, उनका सहयोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू हिमांशु, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करके, क्योंकि आपके सवाल इतने तैयार थे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत सौभाग्य मेरा और यादव विजन के लिए भी, आदरणीय किरण जी को, यादव विजन की पूरी टीम को और तमाम दर्शकों का मैं आभार करता हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना। कहते हैं कि कलाकार पानी होता है, वो पानी जिसमें जैसा रंग डालो वो वैसा बन जाता है। और रवि जी से बात करके ये महसूस भी हुआ कि चाहे सियासत की बात हो, चाहे सिनेमा की बात हो, और चाहे समाज की बात हो, रवि जी एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने हर क्षेत्र में जाकर झंडा बरदारी दिखाई है, झंडा फहराया है, अपनी कौशल का लोहा मनवाया है। फिर किसी प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।